हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा राठौर अपने यूट्यूब चैनल आशा स्टडी पॉइंट पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। फिर हाजिर है हम लोग आज नए प्रकरण के साथ जिसका नाम है क्रिया। बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं तो बहुत जल्दी समझ में आएगा। चलिए देखते हैं क्रिया क्या है, इसके प्रकार क्या है, इस पे कैसे प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो हमारा है वो क्रिया एक विकारी शब्द है या अविकारी शब्द है। तो बहुत पहले से ही आप पढ़ रहे हैं कि क्रिया क्या है, विकारी शब्द है। ठीक है, विकारी शब्द का मतलब जो शब्द अपने वाक्य में प्रयोग करने पर लिंग वचन कारक काल पुरुष के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं वो विकारी कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, अगर राधा के साथ हम क्रिया का प्रयोग करेंगे तो खेलती है, लड़की है, राधा स्त्रीलिंग है तो खेलती है। जबकि अगर मोहन का नाम हम यूज करें यानी कि मोहन एक लड़का है तो क्या हो जाएगा क्रिया, खेलता है। ठीक है, ये देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये सब तो पता ही है आपको, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि विकारी शब्द है, ये लिंग वचन कारक के अनुसार अपना रूप बदल लेते हैं। इसके बाद बात करें तो क्रिया का परिभाषा क्या होती है। क्रिया की परिभाषा, क्रिया का शाब्दिक अर्थ कार्य होता है। ठीक है, कार्य होता है। तो ऐसे शब्द जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक है, लेकिन क्रिया शब्द का निर्माण कहाँ से होता है। तो आप सभी को ये पता है कि हिंदी जो है हमारी, उसकी जननी जो है वो आदि संस्कृत है। ठीक है, हिंदी का उद्भव सबसे पहले आदि संस्कृत को माना जाता है। तो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण रोल है क्रिया में। ठीक है, धातु आप पढ़ते हैं, धातु रूप पढ़ते हैं। यहाँ धातुएं मतलब पदार्थ नहीं है, बल्कि धातु जो है वो पढ़ना, पढ़ लिख खा, ये हमारी हिंदी की धातु कहलाती हैं। धातु रूप संस्कृत में आप याद करते हैं तो संस्कृत में अलग भाषा में होता है और हिंदी जो है हमारी वो अलग भाषा में। तो जैसे खा धातु है, पी धातु है, चल धातु है, पढ़ धातु है, ये सारे धातु के रूप हैं। और जब इनमें हम प्रत्यय लगा देते हैं, ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो हमें क्रिया के रूप प्राप्त होते हैं। जैसे खा में ना जोड़ दिया तो खाना, पी धातु में ना जोड़ दिया तो पीना, चल धातु में ना जोड़ दिया तो चलना, पढ़ धातु में ना जोड़ दिया तो पढ़ना। समझ में आया? यानी क्रियाओं का निर्माण किससे हुआ है, तो धातु से हुआ है। तो धातु जो हमारी है इनके भी दो रूप होते हैं। धातुएं जो है हमारी दो रूपों में होती हैं। एक होती है मूल धातु, मूल धातु जो है वो ये है। ठीक है, खा, पी, चल, पढ़, ये सब हमारी ये सब हमारी मूल धातुएं हैं। और ये जो प्रत्यय लगा दिया जाता है और इससे बन जाती हैं ये, जैसे खा प्लस ना तो खाना हो गया, खाना का रूप बदल दे खिला। ठीक है, पढ़ना, पढ़ से पढ़ा, ये सारी हमारी जो है यौगिक धातुएं कहलाती हैं। तो प्रश्न आपका यहाँ से भी बनता है कि क्रियाओं का निर्माण किससे होता है। तो हिंदी की अधिकांश क्रियाएं जो हैं वो धातु में ना प्रत्यय लगने से होती है। यानी कि क्रिया का जो मूल रूप है या वास्तविक रूप है वो क्या होती है, धातु होती है। ये आपका प्रश्न है कि क्रिया का मूल रूप क्या है, तो धातु है, इसको ध्यान रखिएगा।
और जो मूल धातुएं हैं वो आपकी स्वतंत्र होती हैं। ये भी आप ध्यान रखिएगा कि कौन सी जो क्रियाओं का रूप है वो स्वतंत्र होता है, तो धातु रूप जो क्रिया का है वो स्वतंत्र होता है, वो भी कौन सी, मूल धातु जो है वो स्वतंत्र रूप में लिखी जाती है। जैसे यहाँ खा, पी, चल, पढ़, ये सारी आपकी धातुएं हैं। तो ये तो बात हो गई कि क्रिया और उसके निर्माण। जैसे मोहन जाता है, राधा खाती है, सोहन दौड़ता है, ये सारी क्रियाएं हैं हमारी। ठीक है, अब देखें क्रिया के भेद। क्रिया के भेद में सबसे महत्वपूर्ण जो है वो रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर क्रिया के भेद होते हैं। क्रिया के भेद देखिए, क्रिया के भेद रचना की दृष्टि से या कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं जो कि महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। वो कौन से होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब। सकर्मक क्रिया जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, स प्लस कर्मक, यानी जिसके साथ कर्म हो। ठीक है, पूरी परिभाषा आपके इसी शब्द से ज्ञात हो जाती है कि स धन कर्मक, यानी कि जिसके साथ कर्म हो, ऐसी क्रिया। यानी ये क्रिया जो है अपने साथ कर्म को जरूर प्रयोग में लाती है। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता पड़ती हो, यानी कि कर्म के बिना जिस वाक्य का जो है अर्थ क्लियर ना होता हो, वो हमारी सकर्मक क्रिया होती है। कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ठीक है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट। जैसे गीता है, गीता पढ़ती है, तो गीता पढ़ती है। सकर्मक क्रिया को जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है, सकर्मक या अकर्मक दोनों को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम क्यों, क्या इत्यादि प्रश्न अगर यहाँ पुटअप करते हैं तो हमें पता चल जाता है कि इस वाक्य में कर्म मौजूद है या नहीं। जैसे कि गीता पढ़ती है, तो आपके अंदर तुरंत जिज्ञासा होगी कि गीता क्या पढ़ती है। भाई गीता क्या पढ़ रही है, पेपर पढ़ रही है कि पुस्तक पढ़ रही है कि कुछ और पढ़ रही है। तो गीता पढ़ती है का जो कर्म होना चाहिए था, मान लीजिए गीता पुस्तक पढ़ती है, तो गीता करता है और ये क्रिया है, तो क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसी को कर्म कहते हैं। यानी कि हमने यहाँ क्वेश्चन किया कि गीता क्या पढ़ती है और उत्तर निकल के आया कि गीता पुस्तक पढ़ती है, तो कर्म क्या हो गया, पुस्तक हो गया। यानी इस वाक्य को पूर्ण रूप से अपना अर्थ व्यक्त करने के लिए कर्म की आवश्यकता है। अगर हम यहाँ पे कर्म नहीं देंगे तो ये वाक्य में थोड़ा अधूरा सा लगेगा। तो जब यहाँ पर कर्म की पुष्टि हो जा रही है तो वाक्य में संपूर्ण लग रहा है। यानी कि सकर्मक क्रिया क्या है, जो अपने साथ वाक्य की पुष्टि करे या वाक्य की आवश्यकता हो, और प्रश्न करने पर क्या, कैसे, क्यों में हमें जहाँ पर जवाब मिल जाए। अगर ये गीता पढ़ती है, यहाँ राम खाता है लिखा है और यहाँ लिख दिया हमने राम आम खाता है, ठीक है, आम खाता है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन करें कि राम खाता है, तो राम क्या खाता है, ठीक। यानी यहाँ पे हमने पूछा राम क्या खाता है, यहाँ कुछ मौजूद नहीं है कि राम क्या खा रहा है। राम रोटी खा रहा है, रोटी आम खा रहा है, फल खा रहा है, क्या खा रहा है, नहीं क्लियर हुआ। लेकिन अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें कि राम क्या खाता है, क्या खाता है, उत्तर में मिल गया कि राम आम खाता है। यानी कि हमारे जो प्रश्न था उसका आंसर यहाँ मौजूद है। तो आम जो हो गया वो क्या हो गया, कर्म हो गया, राम जो है ये कर्ता हो गए और ये हमारी क्रिया हो गई। तो ये हमारा क्या है, साधारण वाक्य है, राम आम खाता है। हम लोगों ने जब वाक्य पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि कर्ता, कर्म और क्रिया से मिलकर हमारा जो है साधारण वाक्य बनता है। तो ये हो गई हमारी सकर्मक क्रिया। अब देखते हैं अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं। रचना की दृष्टि से दूसरी क्रिया जो है वो है अकर्मक क्रिया। यहाँ भी इसके नाम से परिभाषा आप देख सकते हैं, आ प्लस कर्मक, जहाँ पर आ जो है वो ना को प्रदर्शित करता है। यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म की आवश्यकता ना हो या जहाँ कर्म ना दिया हो
वो अकर्मक क्रिया होती है। वाक्य में जिस क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसमें क्रिया का प्रभाव या फल सीधे कर्ता पर पड़ता है। जैसे उदाहरण में देखें हम तो श्याम सोता है। अब अगर हम प्रश्न करें कि श्याम सोता है, अब यहाँ प्रश्न करें क्या सोता है, क्यों सोता है, तो इसका कोई बोध नहीं होता, अच्छा नहीं बनता ये प्रश्न, क्योंकि श्याम सोता है, इस सोता का प्रभाव सीधे श्याम पर पड़ रहा है। भाई सोने का कार्य सीधे श्याम कर रहा है, इसमें हमें क्या और क्यों जैसे प्रश्न से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे कर्म की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जैसे चिड़िया उड़ती है। ठीक, तो ये देखिए ऐसा वाक्य है जिसको हम दोनों तरह से बना सकते हैं। सबसे पहली बात तो अकर्मक और सकर्मक क्रियाओं का जो निर्धारण हम करते हैं वो हमें वाक्य के अनुसार करना चाहिए। अगर वाक्य में कर्म दिया है और आपसे पूछा जा रहा है कि वाक्य कैसा है तो वो सकर्मक होगा। अगर वाक्य में कर्म नहीं दिया है और वाक्य पूछा जा रहा है कैसा होगा तो वाक्य अकर्मक होगा। ये यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे अगर दिया है चिड़िया उड़ती है तो इसमें हम प्रश्न करें क्या उड़ती है, क्यों उड़ती है, तो कोई तात्पर्य नहीं बनता है इसका ना पूछने का कि चिड़िया उड़ती है। स्वाभाविक सी बात है कि चिड़िया उड़ती है। ठीक है, ये भी अपने आप में एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन ये अकर्मक है क्योंकि इसमें कोई कर्म नहीं दिया है, पर ये वाक्य सही है और ये अकर्मक है। और अगर यहाँ पर हम देखें कि चिड़िया आकाश में उड़ती है या चिड़िया आकाश में उड़ रही है तो भी ये वाक्य सही होगा, क्योंकि अगर हम देखें कि चिड़िया उड़ती है, कहाँ उड़ती है, ठीक है, तो आ जाएगा आपका कर्म कि कहाँ उड़ती है, आकाश में उड़ती है, तो आकाश क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा, यानी कि ये वाक्य भी हमारा सही है। तो आप एग्जाम में क्या देखेंगे कि जिस वाक्य में कर्म दिया हो वो हमारा सकर्मक क्रिया होगा और जिस वाक्य में कर्म ना दिया हो वो अकर्मक क्रिया होगी। ठीक है, और दौड़ना, सोना, रोना, हंसना, उठना, ये सारी हमारी अकर्मक क्रियाएं ही प्रायः होती हैं। जैसे हम कहें राधा हंसती है, क्या हंसती है, ठीक है, तो ये कोई बात नहीं हुई। और मोहन रो रहा है या रोता है, तो क्यों रोता है, ये भी कोई खास प्रश्न नहीं बनेगा, उसका सीधा प्रभाव मोहन पर पड़ रहा है कि रो रहा है, हंस रहा है, सो रहा है, दौड़ रहा है। तो ये सारी चीजें हमारी कर्मक क्रियाओं के अंतर्गत आती हैं, लेकिन अगर इनके साथ कर्म दिया हो तो वो सकर्मक में ही गिना जाएगा, अकर्मक में नहीं। तो ये आप लोग एग्जाम के टाइम देखें कि वाक्य में कर्म दिया है कि नहीं, तो उसके लिए क्या करेंगे, कर्ता और क्रिया से प्रश्न करेंगे कि चिड़िया उड़ती है, कहाँ उड़ती है, तो आकाश में उड़ती है, हमें आंसर मिल गया। अगर ये आंसर हमें मिल रहा है जैसे कि राधा चाय पीती है, ठीक, अब राधा, हम क्वेश्चन कर रहे हैं राधा पीती है, क्या पी रही है, चाय पी रही है, हमें हमारा आंसर मिल गया वाक्य में। तो अगर हमें हमारा आंसर मिल गया तो यहाँ कर्म मौजूद है कि राधा पीती है, क्या पीती है, चाय पीती है। और अगर यहाँ चाय ना दिया होता, केवल इतना होता कि राधा पीती है, तो हम क्वेश्चन करते क्या पीती है और हमें आंसर ना मिलता, तो वाक्य कैसा होता, अकर्मक, यानी कि वहाँ कर्म मौजूद नहीं था। लेकिन अगर राधा चाय पीती है या कुछ अन्य कार्य कर रही है, उसका आपको आंसर वाक्य में ही मिल जाए तो वाक्य सकर्मक है। यानी कर्मक और सकर्मक को हम वाक्य में प्रयोग करने पर पहचान सकते हैं। सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बाद एक और भी कर्म के आधार पर क्रिया का भेद होता है, जिसको द्विकर्मक क्रिया या डबल ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। इसके एक से अधिक कर्म होते हैं। जिस वाक्य में एक से अधिक कर्म दिए हो, ठीक है, वो हमारी द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जिसमें दो कर्म दिए हो, इसका नाम भी बता रहा है कि द्विकर्मक क्या है, जिसमें दो कर्म दिए हो वाक्य में, वो हमारी द्विकर्मक क्रिया है। जैसे देखें, अध्यापक पढ़ाता है, ठीक, प्रश्न करेंगे अध्यापक
क्या पढ़ाता है? तो हिंदी पढ़ाता है। अब किसको पढ़ाता है हिंदी? तो यहाँ छात्र को पढ़ाता है। तो हमारा पहला जो कर्म हो गया वो हिंदी हो गई और दूसरा कर्म हो गया छात्रों को। या फिर यहाँ से अध्यापक पढ़ाता है, किसको पढ़ाता है? छात्रों को पढ़ाता है। क्या पढ़ाता है? हिंदी पढ़ाता है। तो जब हम प्रश्न करेंगे तो यहाँ एक से अधिक कर्म मौजूद हैं, यानी कि ये द्विकर्मक क्रिया है। राम ने पुस्तक दी। अब किसको दी? राम ने दी। तो क्या दी? पुस्तक दी। किसको दी? श्याम को दी। तो एक कर्म हो गया पुस्तक और एक कर्म हो गया श्याम, यानी कि ये हमारे एक से अधिक कर्म इस वाक्य में मौजूद हैं। इसको द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। इसके बाद हम लोग क्रियाओं के जो और भी भेद हैं, जैसे सहायक क्रिया है, प्रेरणार्थक है, पूर्वकालिक है, नाम धातु है, इन पर नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को देखें, पढ़ें। कुछ भी ना समझ में आए तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद। वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें।